तो बच्चों आपने जो है अभी हमने किया था कि डिफ्रैक्शन के रूल्स किए थे, रेयरर टू डेंसर वगैरह इस तरीके से हमने किया था। और अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी कि ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। ओके, ये हमारी एक्टिविटी एनसीईआरटी का पार्ट है। ओके, तो ये हम एक्टिविटी देखिए हम जो है मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली हम इसी तरीके से क्या करते हैं, ये लेबोरेटरी में करते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास एक्टिविटी है, ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी टू शो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, तो ये अभी हम करेंगे। तो क्या क्या चीजें चाहिए हमको, ये देखिए जैसे हमें कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका हम क्या लिखते हैं, पहले एम लिखते हैं। ओके, तो एम क्या हो गया हमारा, टू शो द रिफ्रैक्शन टू द ग्लास स्लैब। दूसरा क्या होता है हमारे पास, मटेरियल होता है, तो अभी हम मटेरियल देखेंगे क्या क्या होता है। उसके बाद एक हम प्रोसीजर करते हैं। ओके, तो प्रोसीजर में आपको उसके साथ साथ समझाता जाऊंगा। और फिर हमारा कंक्लूजन क्या रहा, ये सब चीजें हम क्या करते हैं इसमें हम देख। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं, देखिए अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं, ये क्या है हमारे पास, जो जो मटेरियल हमको रिक्वायरमेंट है, ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है ये। ओके, ये क्या है, ये ग्लास का स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लैब है। ओके, ये मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है, वो है पिक्चर। ओके, तो हो सकता है आपको पुराना दिख रहा हो। ये हमको बोर्ड पिंस चाहिए, ये पिंस चाहिए हमको। इसके अलावा ये देखिए हमको प्रोट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि एंगल बनाना है हमको। स्केल की जरूरत पड़ेगी हमको, एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, और डेफिनेटली कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो हमको क्या चाहिए, एक इरेजर भी चाहिए। और इसके साथ में क्या चाहिए हमको, एक बोर्ड चाहिए, क्योंकि यहाँ हमको क्या है, एक पेपर फिट, और इस साथ में क्या चाहिए, एक पेपर भी चाहिए, ध्यान रखिए। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर जरूरत होंगी। ओके, ये देखिए एक्चुअल में यदि आप देखेंगे तो हमारा ये जो ग्लास स्लैब वो इस तरीके से होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये क्या है, बेसिकली क्यूबॉइड शेप का होगा। ये क्यूबॉइड शेप में होगा, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया। जैसे कोई भी क्यूबॉइड होता है आपने ऑलरेडी देखा होगा, जैसे बॉक्स वगैरह जो होते हैं, उसी टाइप का ये ट्रांसपेरेंट हमारा ग्लास स्लैब होगा। और ये हमारा क्या है, बोर्ड है। या तो हम इस तरीके का या इस तरीके का बोर्ड हम ले सकते हैं। ये यूज किया हुआ बोर्ड मैंने दिखाया है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम पेपर लगा लेते हैं, और इसको हम जो बोर्ड पेंस की हेल्प से हम इसको जो है लगा दें। ओके, तो ये हमारे मटेरियल है। अब देखते हैं हम इसको जो है कि इसको, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका हम प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से करेंगे। ओके, देखिए एक पेपर लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है पूरा एक बोर्ड है। उस बोर्ड को जो है यहाँ पर, जैसे एक यहाँ पर एक पिन लगा देंगे, एक यहाँ पर पिन लगा देंगे, एक यहाँ पर पिन लगा देंगे, और एक हम यहाँ कोने में पिन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे पास जो पेपर क्या है, बिल्कुल फिक्स रहेगा। ध्यान रखिए पेपर हिलना नहीं चाहिए, ये पेपर हिलेगा तो क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। फिर ये पेपर के बीचों बीच में हम ग्लास स्लैब रखेंगे। ग्लास स्लैब रखेंगे तो हमें क्या करना है, इसकी सबसे पहले एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेनी है। क्या ड्रॉ कर लेनी है हमको, ये बाउंड्री हम ये ड्रॉ कर लेंगे। बाउंड्री क्यों ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब हम ग्लास स्लैब हटा देंगे, हमारा जब फाइनल डायग्राम बनेगा तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से आई थी, कहाँ से रह गई थी, क्या सरफेस थी, क्या एयर और ग्लास की सरफेस हमारी सेपरेट कर रही थी। तो हमें क्या करना है, इस पहले बाउंड्री को स्लैब, इसकी स्लैब की जो बाउंड्री को हम जो है इसको कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को हम हटा देंगे। हमने क्या किया, अब ग्लास स्लैब को ये हमने हटा दिया। ग्लास स्लैब को हटाने के बाद हम यहाँ पर एक पॉइंट पर क्या करना है, हमको 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है हमको, एक 90 डिग्री पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, ये क्या है हमारी 90 डिग्री पर ये लाइन जो है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये नॉर्मल बन गया। ओके, जैसे हम प्रोट्रैक्टर हम इसीलिए यहाँ यूज करेंगे, इस पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर पर हम लगा करके, जैसे हमारी ये 90 डिग्री की लाइन आ गई। फिर हम एक ओब्लिक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम कंपास रखें, सॉरी यहाँ पर हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे, और 30 डिग्री एंगल पर हम इसको कर लेंगे। 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 50 भी, 60 भी, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट 30 डिग्री से करते हैं। तो ये देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमने क्या किया यहाँ पर, ये
30 डिग्री एंगल पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये एंगल क्या है हमारे पास, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, जब ये ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपका फिगर इस तरीके से, फिर क्या करना है हमको कि यहाँ पर दो पिन लगानी है। एक पिन तो यहाँ पर लगाएंगे, जो मैंने आपको पीछे पिन दिखाई थी बोर्ड पिन, और दूसरी पिन लंबी पिन होती है, आल पिन होती है तो ऑल पिन लगा सकते हैं, नहीं तो उस टाइप की पिन लगा सकते हैं जो बोर्ड में लगती है। और दूसरी हम क्या लगाएंगे, ये हमने यहाँ पर एक पिन लगा, एक पिन यहाँ पर हमने सेट कर दी है, और दूसरी पिन को हमने क्या किया है, यहाँ पर सेट हमने कर दिया। ओके, तो देखिए इसके बाद हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप ये देख रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की। ओके, पहले ये बाउंड्री ड्रॉ की हमने, बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद यहाँ हमने एक पॉइंट पर 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ की, और इस 90 डिग्री वाली लाइन पे नॉर्मल पे हमने 30 डिग्री एंगल, मतलब यहाँ से काउंट करते हुए हमने ये 30 डिग्री एंगल बनाया है। हम अब हम जो है उसको इस तरीके से रख लेंगे। अब हम जो हमारा जो वो है प्रोट्रैक्टर है उसको इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। ओके, ये हमने इस तरीके से प्रोट्रैक्टर रख लिया ऐसे, तो यहाँ से इस तरीके से काउंट करके हमने 30 डिग्री पर, और फिर बाद में क्या करेंगे, दोबारा से हम यहाँ पर स्लैब ये रख देंगे। और जब यहाँ पर ये दो हमने ये पिन लगा दी इस तरीके से जैसे यहाँ पे लगी हुई है, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से ये आ जाए एग्जाम उसमें जो है प्रैक्टिकल। ओके, फिर हमें क्या करना है, इस वाली साइड से, ये जो साइड देख रहे हैं, इस साइड से इन दोनों पिंस को देखना है, और यहाँ पर दो पिन ऐसे फिट करनी है कि ये जो हमारी ये दोनों पिन और ये दोनों पिन क्या रहे हमारी एक सिंगल लाइन में दिखाई देगी। यहाँ से क्या दिखाई देगी हमको, इस साइड से क्या दिखाई देगी, ये देखेंगे हम, यहाँ से इस साइड से हमको क्या दिखाई देगी, ये सिंगल लाइन हमें यहाँ से देखनी है। देखिए एक पिन ये हमने लगाई यहाँ पर, दूसरी पिन और हमने लगाई यहाँ पर। ओके, अब ये जो दोनों पिन है, ये दोनों पिन आप देखेंगे, ये वाली पिन, ये वाली पिन, ये पिन और ये पिन, ये चारों पिन इधर से देखने पे क्या आनी चाहिए, एक ही लाइन में आनी चाहिए। जैसे ये देखिए कि यहाँ पर हमने लगाई है, ये हमारे पास पहली दो पिन ये लग गई, फिर ये दो पिन हमने यहाँ पर ऐसे लगा दी है। ओके, और अभी हमें क्या आनी चाहिए, सारी एक ही लाइन में आनी चाहिए। आप ये यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर ये चारों पिन हमारी एक ही लाइन में ये आ रही। तो हमने इस तरीके से हमने इसको जो है ये यूज हम इसको कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो पहले हमने क्या किया, पहले 90 डिग्री पे पहले हमने इसकी बाउंड्री ड्रॉ की है, फिर 90 डिग्री पे एंगल बनाया है यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पे हमारे पास ये हमने एक 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ की, फिर ये दो पिन यहाँ पर हमने सेट की। और हम क्या करेंगे, अब इधर से देखते हुए दो पिन ऐसे सेट करेंगे कि ये जो हमारी जो चारों पिन है, ये पिन ये पिन ये पिन, ये चारों पिन हमारी क्या आनी चाहिए, एक ही लाइन में आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्लैब हटा देंगे, ये पिन हमने लगा दी, अब स्लैब हटा देंगे, और ये यहाँ से दोनों पिन हटा देंगे, और हम क्या करेंगे, ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद इस ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। ये हमने दोनों पॉइंट ज्वाइन करा दिए, और यहाँ पर इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री पे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये जो हमारी ओरिजिनल रे थी, जो इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारी क्या है, इमरजेंट रे। ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है आगे। देखिए हमने इसको एक्सटेंड किया आगे, तो आप देखेंगे ये जो रे है और ये जो हमारी इमरजेंट रे है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। तो ये हमारी जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमरजेंट रे होती है, ये हमारी पैरेलल होती है। तो अब ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है, अब आप ऑब्जर्वेशन देखिएगा। देखिए मैं यहाँ पहले नोट कर देता हूँ सारा। ये क्या हमारी इंसिडेंट रे है, यहाँ पर हम कोई भी नाम देना चाहें, ABCD वगैरह वो नाम दे सकते हैं इनके जो है हम। ये हमारा क्या नॉर्मल है, क्योंकि ये हमने क्या बनाया है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाया है। ओके, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हम मेजर कर लेंगे इस एंगल को। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, ये I1 लिखेंगे हम, इसको R1 लिखेंगे। और ये जो एंगल होगा हमारे पास इस वाली सरफेस के लिए, यहाँ से जो सरफेस आ रही है, आप ये जो सरफेस देख रहे हैं, ये जो सरफेस है, एक तो सरफेस हमारी ये वाली है और दूसरी सरफेस हमारी ये वाली है, ये इस सरफेस के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा।
अब यहां से जो आया इस वाली सरफेस के लिए बाहर, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I2 लिखेंगे इसको हम, और ये हमारा R2 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, I1 हमने मेजर किया, R1 मेजर कर लेंगे हम, I2 मेजर कर लेंगे हम, और R2 मेजर कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, एंगल जो I1 है और एंगल जो एंगल I1 है और एंगल I2 है, सॉरी R2 है, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे, ये एंगल और ये एंगल क्या आनी चाहिए, हमारे इक्वल आनी चाहिए। और ये जो एंगल है हमारे पास, ये R1 और I2, ये भी दोनों क्या आने चाहिए हमारे, एंगल R1 इक्वल टू एंगल I2 हमारे पास आना चाहिए। देखिए माइनर वेरिएशन हो सकता है, 1 और 2 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में कभी कभी थोड़ा बहुत हिल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी थोड़ी वैल्यूज चेंज हो सकती है। ओके, तो ये हमारी देखिए इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है, ये देखिए यहाँ पर फिर हम इनको एरो भी बनाना है हमको, ये एरो इधर बनाएंगे, ये फिर हमारे पास ऐसे डायरेक्शन जा रही है, फिर हमारे पास ये इस तरीके से डायरेक्शन जा रही है। ये हमारी क्या रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, इमर्जेंट रे। यहाँ पर जो भी नाम वगैरह है वो हम लिख सकते हैं, आगे जो हम अभी देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, जो डायग्राम जो बना हुआ है उसमें मैंने नाम वगैरह सारी चीजें लिखी हुई हैं। ओके, तो देखिए, देखिए ये जो इंसिडेंट रे है वो इस सरफेस के लिए है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस सरफेस के लिए। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो दूसरी सरफेस है ये वाली, इसके लिए क्या कर रही है, ये रे दूसरी सरफेस के लिए, जो दूसरी वाली सरफेस है वो इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, और ये जो रे है फाइनली इसके लिए क्या करेगी, रिफ्रैक्टेड रे का काम करेगी। तो यहाँ पर जो एक जो रिफ्रैक्टेड रे है वो फर्स्ट सरफेस के लिए तो रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए क्या है, वो इंसिडेंट रे है। और इमर्जेंट रे जो है बेसिकली वो क्या है, सेकंड सरफेस के रिफ्रैक्टेड रे है। बट फाइनली सिंस हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 रे हम दिखा रहे हैं, तो हमारे पास ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये क्या हो गई, इमर्जेंट रे हो गई। अब हम जो ओरिजिनल पाथ है इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो आप देखेंगे, ये जो हमारी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में क्या है, पैरेलल है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो आप डिस्टेंस है, ओके, इस डिफरेंस को कहते हैं हम लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है कि इस वाली, मतलब क्या है कि इस रे को हमको ऐसे आना चाहिए था, वो ऐसे ना आकर के क्या हुई कि ये ऐसे शिफ्ट होकर के ऐसे हो गई। तो इतना शिफ्ट जो हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एकदम इसी डायग्राम को एकदम दूसरे तरीके से देखें, एकदम इसी डायग्राम को दूसरे तरीके से देखें कि ये हमने यहाँ से मान लीजिए इंसिडेंट लाइट डाली है, टॉर्च लाइट, तो आप देखेंगे ये शिफ्ट हो रही है अंदर जाकर के, और ये बाहर जाकर के फिर शिफ्ट हो रही है। हम इसका पाथ हम यहाँ ड्रॉ करें, मान लीजिए इसका इसका पाथ हम आगे मान लीजिए ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि ये और ये रे हमारी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो आप इस तरीके से भी हम जो है एक एग्जाम में चीज दिखा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर हमारे पास ऑप्शन होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से हमने किया है। ओके, देखिए इसमें हमारे पास ये डिफरेंट, ये जो डायग्राम है जो हमने बुक से लिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे आप, मैंने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। ओके, ऑब्जर्वेशंस हमने ऑलरेडी यहाँ मैंने आपको समझा दिए, तो चलिए अब पढ़िए। The case of light going from air to glass and again into air. Refraction of light through a glass slab. A. To study the refraction of light through a glass slab. Materials required: white paper, glass slab, drawing board, and pen. 4. When light passes from one medium to another, the light bends towards or away from the normal to the surface, separating the medium. Medium. This phenomenon is called a refraction. Procedure. First, fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins. Place a rectangular glass slab over the sheet in the middle. Draw outline of the glass slab with a pencil. Let us name the outline as ABCD. Take 4 identical pins. Fix 2 pins at E and F vertically such that the line joining the pins is inclined to the HAB. 6. Look for the images of the pin E and F to the opposite edge. Fix 2 other pins, say G and H, such that the pins and the images of E and F lie on a straight line. 6. Remove the
pins and the slab. Join the positions of the tip of the pins E and F and produce the line up to AB. Let EF meet AB at O. Similarly, join the positions of the tip of the pins G and H and produce it up to the HCD. Let HG meet CD at O dash. Join O and O dash also produce EF up to P as a dotted line. Draw perpendiculars N dash to AB at O and MM dash to CD at O dash. ये देखो बेटे डायग्राम है, इस डायग्राम को अभी आपने पीछे भी समझा था, ठीक है। तो ये हमारा लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम समझा ही दिया है, ठीक है, क्लियर। अब ऑब्जर्वेशन देखिए, अब आप देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, लाइट रे है चेंज डायरेक्शन एट ओ एंड ओ डैश। ये देखो बेटे ओ है, ये हमारा ओ डैश है, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हुई है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर आई है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पढ़िए। Light ray has changed its direction at points O and O dash. At O, the light ray has entered from the rarer medium air to the denser medium glass. The light ray has bent towards the normal, that is, angle I is greater than angle R. At O dash, the light ray has entered from glass to air, that is, from a denser medium to a rarer medium. The light ray here has been bent away from the normal, that is, angle I is smaller than angle R. Second, EO is incident ray, O dash O is refracted ray, O dash H is emergent बेटे ray. एक मिनट रुको, ये जो है यहाँ पर ये जो हमने दिया है बेटे, ये EO क्या हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये फिर हमारी O डैश क्या रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये OH क्या होगी हमारी इमरजेंट रे। लेकिन ध्यान रखना बेटे, EO जो है हमारी इंसिडेंट रे फॉर द सरफेस AB है, मतलब एट O है, और एट O हमारी रिफ्रैक्टेड रे O डैश है। लेकिन अब सरफेस CD की बात करेंगे तो O डैश हमारी क्या है, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी फॉर O डैश फॉर BC, और OH क्या हो जाएगी हमारे पास है GH रिफ्रैक्टेड रे फॉर द सरफेस BC। तो ओवरऑल हम तीन लेते हैं, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड इमरजेंट रे। बात समझ में आ गई? हाँ। अब ये जो बेटे एंगल I1 है, ये इंसिडेंट रे EF के लिए है, मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए है, और एंगल R1 है, ये हमारा ये है O डैश रिफ्रैक्टेड रे के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए। अब एंगल I2 है, ये हमारा सेकंड सरफेस के लिए, और जो इंसिडेंट रे O डैश है उसके लिए है, और एंगल R2 है बेटे, ये हमारा सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सरफेस BC के लिए। लेकिन हम फाइनली क्या कहते हैं, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस। इन दोनों का मेजर इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वल होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। बात समझ में आ गई? ये R1 ये I2 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब I1 एंड R2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, I1 इक्वल टू R2, और बेटे R1 इक्वल टू क्या होगा, I2 होगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये जो बेटे हमारी रे है वो ये GH वाली रे है, और ये जो ये वाली रे है, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल। ये पैरेलल होने की वजह से जो है क्या होगा, हमारे पास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम आना चाहिए। क्लियर? आया ना? इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। अब देखिए बेटे, रीजन क्या है बेटे कि जो हमारी जो इमरजेंट रे है वो पैरेलल रे के इंसिडेंट रे के पैरेलल आ रही है। इसका रीजन क्या है बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। मतलब क्या है, आप इधर देखो कि जितना इधर अंदर बेंड कर रही है उतना ही इधर बाहर भी बेंड कर रही है। तो ये दोनों बेंडिंग क्या है, मतलब जिस एंगल पे यहाँ पर बेंड कर रही है उसी एंगल से जो बाहर जो था हमारा, उस बाहर आके बेंड कर रही है। तो इसलिए दोनों क्या होते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं। दोनों लाइनें क्या हो जाती है, हमारी पैरेलल हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। पढ़ो उसको। Reason of emergent ray emerging is parallel to the incident ray. Since angle of incidence is equal to angle of emergence, that is the extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces AB air glass interface and CD glass interface of the rectangular glass slab is equal and opposite. That is why the ray emerges parallel to the incident ray. बात समझ में आ गई बेटे? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताया था। ये क्या बेसिकली लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेटे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू रेज।
क्लियर हुआ? हम्म। आया ना? हाँ मामा जी। देखिए बेटे, देखिए बेटे, हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास बेटे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे एंड पाथ ऑफ द इमरजेंट रे। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा। अब ये क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा बेटे? पहला हमारे पास डिपेंड करता है बेटे थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। मतलब क्या है कि बेटे जितना ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जितनी कम थिकनेस होगी उतना क्या होगा? कम डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? हाँ मामा। दूसरा डिपेंड करता है बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। बेटे जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना जो है हमारे पास क्या होगा? ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना क्या होगा? कम डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? हाँ तीसरा मामा डिपेंड जी। करता है बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर? हाँ मामा जी। मतलब क्या है बेटे? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना कम होगा उतना कम होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है बेटे? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होती है ये? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो हमारा बेसिकली लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। कब? और चौथा डिपेंड करता है बेटे वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। चौथा क्या डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। मतलब क्या है बेटे? मोर तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगी बेटे? कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। मतलब क्या है कि जैसे कम लाइट, जैसे जैसे हमारे पास वायलेट लाइट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। जो रेड लाइट की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। आया ना? हाँ मामा जी, आ गया। इसको रीड करो बेटे। Lateral displacement. The perpendicular distance between the original path of incident ray and the emergent ray coming out the glass slab is called lateral displacement of the emergent ray यहाँ of पे लिखना light. है कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब। Coming out of the glass slab is called lateral displacement of the emergent ray of light. It depends on the following factors. First, thickness of the glass slab. More thickness, more displacement, that is increases with the increase in the thickness of the glass slab. Angle of incidence. More angle of incidence, more displacement, that is increases with increase in the angle of incidence. Third, refractive index of glass plate, that is angle of refraction. More refractive index, that is more angle of refraction, more displacement, that is increases with increase in the refractive index of the glass slab. Wavelength of light, less wavelength of light, more displacement, that is increases with decrease in the wavelength of light. For the glass, for the same slab, violet light is more displaced than red light. वेरी गुड। अब देखिए बेटे हमारे पास जो लाइट है वो बजाय ओब्लिक ना आके परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रही हो। जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। तो इस केस में हाँ। बेटे यही नॉर्मल हो गया हमारा और यही हमारी इंसिडेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? जीरो हो जाएगा यहाँ पर हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। ध्यान रखना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? जीरो। जब ऐसी कंडीशन होगी तो मतलब क्या है? सारे जितने भी बीम ऑफ लाइट के जितने भी पॉइंट है सारे एक ही टाइम में आ रहे हैं। तो एक ही हाँ टाइम में मामा एंटर जी। भी करेंगे तो एक ही टाइम में बाहर, तो एक ही टाइम में स्लो डाउन भी होंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो एक ही टाइम में स्पीड अप भी करेंगे। तो मतलब क्या है? यहाँ पर कहीं भी बेंडिंग नहीं होगी। तो मतलब क्या है? जब लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर आती है, मतलब नॉर्मली आती है, तो उस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे आपने मिरर में पढ़ा था कि जब लाइट परपेंडिकुलरली आती है, मतलब नॉर्मली आती है, तो ऐसी वापस चली जाती है। ऐसे हाँ यहाँ मामा भी जी। रिफ्रैक्शन में भी है, जब लाइट परपेंडिकुलरली आएगी
तो वो ऐसे ही आगे निकल जाएगी, मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। इसको रीड करो। The case of light falling normally or perpendicularly on a glass slab, if the incident ray falls normally or perpendicularly to the surface of a glass slab, then there is no bending of the ray of light and it goes straight. In this case, angle I is 0 degree and angle R is also 0 degree. Explanation reason: when a beam of light consisting of light rays and traveling in air falls perpendicularly at right angle to the surface of glass slab, then all the parts of the light wave reach the glass slab at the same time and the glass slab at the same time and hence that slowed down at the same time. Due to this, no change in direction of light takes place, that is, no reflection of light takes place. Similarly, all the parts of the light beams of the beam of light traveling in glass slab come out of the glass slab into air at the same time and hence spread up at the same time. Due to this, no bending of light rays takes place when they go out from glass slab into air. समझ में आगे नहीं आगे बेटे? हाँ मामा जी। चलिए आज हम यहीं तक ही करेंगे बेटे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे का चैप्टर करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक। चलो ओके बाय। बाय।